नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपको ऐसे दोस्त व्यक्ति से आज मिला रहा हूं जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का मेडिकल दे करके आया है। आपको ये बताएंगे कि मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस है, और इनका बहुत दिन से मुझे इंतज़ार भी था, क्योंकि जो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं उनसे तो ज़्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं हो पाता है। इनको A1 मेडिकल में प्रॉब्लम है, इसलिए ये विस्तृत से आपको जानकारी देंगे डिटेल्स में कि A1, B1 और C1 में क्या डिफरेंस है, और ALP अगर आपका नहीं हुआ तो टेक्नीशियन होगा कि नहीं होगा। ये बच्चों के मन में सबसे बड़ी क्वेश्चन है, उसका भी ये जवाब देंगे, और विभिन्न तरह के जो भी क्वेश्चन है उस सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका रविकांत जी स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो आपका जो मेडिकल हुआ है, पहले आप थोड़ा सा बताएं कि किस बोर्ड में मेडिकल हुआ है। दोस्तों, मेरा सिलेक्शन गोरखपुर बोर्ड में हुआ है। उसमें साइको मेरा बहुत अच्छे नंबर से मैं पास किया हूँ, जिस वजह से A1 कैटेगरी के लिए मेरा मेडिकल भेजा गया था, जो ड्राइवर के लिए होता है, A1 एंड बिलो। तो जब मैं वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए गया तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट करके गया था कि मुझे टेक्नीशियन के लिए B1 के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस टेक्नीशियन का है, लास्ट प्रेफरेंस मेरा ALP का था। लेकिन ये साइको पास करने के बाद सबसे पहले मेरा ड्राइवर का मेडिकल होगा, इसके बाद टेक्नीशियन का। तो जब मेरा मेडिकल के लिए भेजा गया तो वहाँ पे पता चला A1 ही, सिर्फ A1 ही ड्राइवर के लिए क्वालिफाई है, सिर्फ A1। पैसा की तो कोई बात ही नहीं थी, कहीं पर भी नहीं। तो वहाँ पे A1 के लिए मेरा चेकअप शुरू हुआ। सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये खाली पेट में होता है डायबिटीज़ के लिए। ये ब्लड टेस्ट होने के बाद एक्सरे हुआ, ECG हुआ, ये सब मेरा खाली पेट में हुआ है। तो इसके बाद फिर खाना खाने के बाद ECG में भी और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है कि ECG के वक्त बहुत सारे लड़के घबरा जाते हैं, उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, या फिर कोई लॉकेट पहने रह जाते हैं लोहा कहीं भी, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। वो सब के पहले से खोल के रखना है, गलती से भी ना पहने। अगर जिनका मेडिकल नहीं हुआ है या फिर डी मेडिकल के लिए अगर बुलाया जाएगा तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि मैं बता दूं कि कोई भी लॉकेट नहीं पहने, और हार्ट बीट को एकदम पूरा सामान्य रखें। लगे नहीं कि आपका रेलवे का मेडिकल है, बस यूँ समझिए कि आपका कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल चल रहा है। क्योंकि ECG एक बहुत मस्ट भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि अगर ECG आपका नहीं होगा, कंप्यूटराइज है, उसमें हाथ से आप छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो ECG होने के बाद फिर खाना खाने के बाद फिर से शुगर के लिए, खाना खाने के बाद शुगर कितना बढ़ता है या कितना घटता है, फिर से उसकी जांच होती है, फिर से ब्लड लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है ALP के लिए या फिर रेलवे के किसी भी पोस्ट के लिए, आँख का टेस्ट, ये बहुत बड़ी टेस्ट होती है। तो वो तो सबसे लास्ट में होगी, किसी भी कभी भी कोई भी बोर्ड वो सबसे लास्ट में लेती है टेस्ट। सब कुछ फिट, सबसे बड़ी बात है कि शरीर फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। आँख तो बात की बात है, पहले फिजिकली फिट किसी भी पोस्ट के लिए, या फिर ग्रुप D हो, टेक्नीशियन हो, या फिर ड्राइवर, फिजिकली फिट होना चाहिए। और इसके बाद उसमें पाइल्स टेस्ट हुआ, हाइड्रोसिल टेस्ट हो गई, आपका फिजिकली में, और ब्लड प्रेशर हो गया। ये सब आपको 100% फिट होने चाहिए। मान लीजिए ब्लड प्रेशर जैसे है, हाँ। वो थोड़ा सा बढ़ भी गया है या घट गया, थोड़ा बहुत अंतर चलता है। ब्लड प्रेशर ऐसे चेक नहीं किया जाता है जैसे हम लोग जनरली जाते हैं, थोड़ा देर डॉक्टर के यहाँ गए, बैठने के बाद फिर लगाया, चेक किया, वैसे नहीं होता है। वहाँ जाने के बाद पहले थोड़ा सा दौड़ाया जाता है, एक्सरसाइज कराया जाता है। एक्सरसाइज कराने के बाद आप सोच सकते हैं कि साइकिल चलाने के बाद कितना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो एक्सरसाइज करा करके लेता है कि थकने के बाद आपका ब्लड प्रेशर कितना तक जा सकता है, कितना जा सकता है। नॉर्मली तो जितना है उतना है। मतलब 2 बार लिया था क्या? हाँ, एक बार गए, देख लिया, इसके बाद आपको एक्सरसाइज कराया, हाथ सीधा है नहीं है, पूरा सब कुछ उठ बैठ करा करके हर एक चीज़ से चेक करता है।
अच्छा, एक चीज और, जैसे हाथ है ये भी देख रहा था। पूरा हाथ को सीधा करके हाथ को नचाइए, घुमाने के बाद कितना गोल घूमता है। जिसका टेढ़ा हाथ रहेगा वो ऐसे ही रह जाएगा, वो 360 एंगल में घुमाना है। अच्छा अच्छा। तो वही 360 एंगल में घुमाने के लिए बहुत से नहीं, जिसका हाथ टूटा हुआ है पहले से या फिर हड्डी टेढ़ा है, उसका नहीं घूम उसका गोल घूमेगा ही नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो मुझे बोला हाथ से घुमाने के लिए, तो मैं ऐसे ही घुमा रहा था। फिर वो बोला कि नहीं ऐसे जैसे बॉलिंग करते हो वैसे घुमाने के लिए। मैं बॉलिंग करके दिखा दिया। बोला ठीक है। तो इस बार जो मेडिकल हुआ है उसमें A1 बिलो, जैसे ALP के लिए कोई अभी सेलेक्ट हुआ है DV के लिए, मेडिकल के लिए, तो सबका तो एक ही साथ दिया, ALP और टेक्नीशियन का एक ही साथ ले रहा है मेडिकल। तो आपका वहाँ पे मतलब A1 बिलो मेडिकल लिखा हुआ था। जो A1 अगर नहीं हुआ तो उससे बिलो जो है उसका भी मेडिकल हाँ, होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे पटना बोर्ड का भी कुछ मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसके बारे में। दोस्तों, जिनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है या फिर री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए कि अगर आपका मेडिकल, अगर आप अनफिट हैं या फिर अगर री मेडिकल के लिए बुलाया है, तो जैसे आँख के लिए, तो किसी भी पोस्ट के लिए C1 और B2 को छोड़कर A1, A2, A3, B1 के लिए कलर विजन नहीं होना चाहिए। C1 में चलेगा कलर विजन C1 में चलेगा, लेकिन बाकी किसी पोस्ट के लिए, आप किसी भी स्टैंडर्ड के लिए आपको कलर विजन नहीं चलेगा। नियर विजन 0.6 ही चाहिए हर स्टैंडर्ड में। 0.6 नियर विजन में क्या है कि जैसे ये एक बुक रहेगा, इसमें बहुत छोटा छोटा अक्षर लिखा रहेगा, बहुत छोटा अक्षर, उतना छोटा अक्षर कि आपको पढ़े भी होंगे कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में रख दिया जाएगा। उसको आपको पढ़ना है एक आंख बंद करके। नियर विजन एक आंख बंद करके, एक आंख बंद करके पढ़ना है। एक आंख बंद करके। अगर आपको प्रॉब्लम है आंख में तो आप नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। एक आंख बंद करके पढ़ना है, और तुरंत इस आंख को हटाने के बाद तुरंत इसको आपको ढकना है। इस आंख में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप ऐसे भी आप अभी भी चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चेक करिए। एक आंख को बंद करके पढ़िए, तुरंत दूसरा आंख बंद करिए, इस आंख में प्रॉब्लम आ जाएगी तुरंत। तो क्या करें, जो एक आंख बंद करने के, दबाए नहीं, कभी भी नहीं, आंख को ऐसे करके दबा के नहीं रखना है, ऐसे आपको ऐसे रखना है, जिसे करके दबाना नहीं है, दबना नहीं है, अलग से रखना दब है। गया तो आपका अलग से ढक के रखना अलग से है। ढक के रखना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो A1 कैटेगरी की जिनका मेडिकल होना था, उन सबको पहले अलग कर दिया गया, B1 वाले को अलग कर दिया गया। A1 सबका साथ में हो रहा है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको एक बार में नहीं हो रहा है, तो दूसरे बार में चेक किया जा रहा है। ऐसा नहीं एक बार में आपका कोई प्रॉब्लम है ECG में तो आप अनफिट हो गए, ऐसा नहीं है, आपको दोबारा किया जाएगा। एक्सरे में प्रॉब्लम है तो फिर से किया जाएगा। तो और आँख के लिए क्या है कि पहले मेडिकल से एक दिन पहले अच्छे से पहले सो लें, नींद अच्छे से ले लीजिए। आँख को तो ठंडा पानी धोते रहिए, अच्छा रहेगा। आँख को रिलैक्स, जितना रिलैक्स दे सकें, क्योंकि वहाँ पर आपको लास्ट, आप 6/6 यहाँ चेक करवा के जाते हैं तो वहाँ पर 6/6 नहीं रहेगा, कारण कि वहाँ जो है लास्ट डिस्टेंस होता है, जो वहाँ पे बोर्ड और आपके चेयर के बीच जो डिस्टेंस है वो लास्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस विजन के लिए, हाँ, डिस्टेंस विजन के लिए वो लास्ट डिस्टेंस बहुत दूरी पर आता है। यहाँ पर तो हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ चेक करा के गए थे साइको के लिए, जब मेडिकल मांगा था तो हम लोग चेक करा गए थे। तो 10/10 का रूम था, यहाँ शीशा लगा हुआ है, यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बोर्ड है, और बोर्ड में ABCD लिखा हुआ है, ABCD पढ़ लिए। दूरी कम होने की वजह से पढ़ लिए, वहाँ दिक्कत हो गया। वहाँ मतलब डिस्टेंस ज़्यादा बहुत रहता है। ज़्यादा जैसे डिस्टेंस है। डॉक्टर लोग प्राइवेट में नज़दीक में रखते हैं, उसको आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे दुगुना दूरी लगभग था वहाँ पे। दुगुना तो आपको यहाँ भी रहेगा, शीशा लगाने के बाद डबल हो ही जाता है। वहाँ से आपको थोड़ा सा भी दूरी कर दिया तो बहुत दूरी हो जाता है लास्ट डिस्टेंस। तो वहाँ सबसे पहले क्या करना क्या है कि आप आराम से, जब आपको कलर विजन तो चेक होना है, कलर विजन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर हो गया तो आप
ड्राइवर के लिए, रेलवे के किसी पोस्ट के लिए नहीं है, ग्रुप डी छोड़ के C1 ग्रुप डी के लिए होता है। और कलर कलर विजन, कलर पोस्ट के लिए कलर विजन चाहिए। हाँ। तो करना क्या है, जैसे आपको एक चश्मा रहेगा, खाली चश्मा, उसमें उसको पहना दिया जाएगा, उसमें कागज डाल दिया जाता है, या फिर कहीं भी सब जगह अलग अलग है कि चश्मा का फ्रेम रहता है उसमें डाल करके और उसका कवर डाल दिया जाता है ताकि वो दिखे नहीं। आपको जब सी कट पढ़ाया जाएगा, सबसे बड़ी बात है सी कट। हम लोग यहाँ से जाते हैं ABCD पढ़ के, वहाँ सी कट पढ़ाया जाता है। जब सी कट पढ़ाया जाएगा तो सी कट को एक नज़र में देखिए, जिनका मेडिकल नहीं हुआ है या फिर जिनका मेडिकल रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो ध्यान देंगे कि जो गए आप बैठे, एक नज़र में वो जैसी घुमाया, एक नज़र में आप देखिए, आपको एक नज़र में देखने के बाद पता चल जाएगा किधर कट बना हुआ है। अगर आप थोड़ा देर और टाइम ले लीजिएगा, आपको थोड़ी देर के बाद ब्लिंक करने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा किधर कट है, पूरा गोल नजर आएगा, ब्लिंक करेगा, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। मेरा क्या हुआ, उसमें कटअप जो सी कटा हुआ रहता है वो या तो ऊपर या नीचे या लेफ्ट साइड या राइट साइड बताना है। हाँ, तो वहाँ उसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे ये रहेगा सी, तो ऐसा सी हम लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं रहता है, ऐसा सी नहीं रहता है। सी रहेगा आपको गोल रहेगा और कहीं से कटा हुआ रहेगा, हल्का सा, इतना सा कटा हुआ रहेगा, बस इतना सा कटा हुआ रहेगा। आपको आप देख सकते हैं इस सी में अंतर है। सी कट आपको लग रहा होगा कि सी कट मतलब ये कट, ये सी नहीं है, ये सी है। यहाँ पर हल्का सा कटा हुआ रहेगा, यहाँ पर खाली रहेगा। आपको ये बताना होगा कि नीचे है कि ऊपर है, और एक नज़र में आप जो न लग गया वो बता दीजिए, सही होगा। मेरा यही हुआ था, जब मेरा 6/6 जब चेक हो रहा था तो मैंने मैक्सिमम बता दिया सही। लास्ट में टाइम जो लेने लगा मैं कि इसमें ऊपर है नीचे है, तो ब्लिंक कर लिया तो पता ही नहीं चल रहा था। तो मेरा चेक चेंज कर दिया, 6/6 से 6/9 चेक करने लगा, तो फिर 6/9 मेरा हो गया। तो A1 कैटेगरी जब मैं फिट नहीं हुआ मेरा, तो जिनका भी A1 कैटेगरी फिट नहीं होता है, A1 के लिए भेजा गया, A1 फिट नहीं हुए, तो 3 डॉक्टर की पैनल बैठती है, चीफ डॉक्टर्स होते हैं, उनकी पैनल बैठती है 3 डॉक्टर की। वो 3 डॉक्टर मिलकर फिर चेक करते हैं। वो आप कब चेक करेंगे, कल करेंगे, 5 दिन बाद करेंगे, पता नहीं, लेकिन वो 3 डॉक्टर चेक करेंगे आपको लगभग 4 दिन से 5 दिन लगा। 5 दिन मेरा लगा था। और मेरे साथ और सब लोग गए थे जिनका A1 के लिए होना था, उनका एक दिन में क्लियर हो गया। एक दिन में क्लियर एक दिन में पूरा चीज़ क्लियर होकर चले गए वो लोग, लेकिन मुझे 5 दिन लगा कल होकर के। और फॉगिंग टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉगिंग टेस्ट क्या है कि अगर आप सर्जरी करवाए हैं आँख में, लेज़र करवाए हैं, तो लेज़र तो ड्राइवर में कभी भी 6/6 हो कोई मतलब नहीं है, लेज़र नहीं होना चाहिए। लेज़र हो गया तो फिर सब बेकार है। उसी से फॉगिंग टेस्ट पता चलता है। वो एक ड्रॉप डालते हैं आँख में, और ड्रॉप डालने के बाद जब चेक किया जाता है तो फिर उसमें पता चलता है कि फॉगिंग टेस्ट है, क्योंकि आँख की जो पुतली होती है उसको पूरा सिकुड़ा देता है। और फॉगिंग टेस्ट करने के बाद वो पूरा फैला करके दिखाता है आपका लेज़र किया हुआ है कि नहीं। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लेज़र जो जिनका है वो उनको बहुत प्रॉब्लम है, वो उनका तो नहीं होगा, इसमें टेक्नीशियन में शायद हो जाए तो हो जाए। और जो है आप जैसे आपका जो मेडिकल हुआ, मान लीजिए A1 तो हो नहीं पाया, तो वहाँ पे स्पष्ट हो पाया क्या कि आपका A1 मेडिकल नहीं हुआ, तो आपको टेक्नीशियन के लिए मेडिकल लिया जा रहा है? देखिए पहले से जानकारी ये थी हम लोग को कि जिनको भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम है उनको रोक दिया जाता है। अगर आपका एक्सरे हुआ, सपोज आपका एक्सरे हुआ और एक्सरे में आपको नहीं रोका गया, इसका मतलब आपका एक्सरे ठीक है। अगर ECG हुआ, ECG में नहीं रोका गया, ECG ठीक है। आँख में जिनका एक्सरे, आँख का जिनका टेस्ट हुआ था, जिनका आँख ठीक था, तो उनको नहीं रोका गया, मुझे रोका गया। मेरे ग्रुप में 5 लड़के थे, हम 5 लोगों को रोक लिया गया था। रोका गया 5 लोगों को 3 डॉक्टर की पैनल चेक करी, जिसमें से सब लोग को वही हुआ, टेक्नीशियन ही मिला मेरा। हाँ, और क्या है, पहले बार में मेरा 6/9 हुआ था।
सेकेंड टाइम में जब 3 डॉक्टर चेक किया तो 3 डॉक्टर चेक करने के बाद मेरा 6/12 हो गया। 6/12 हो गया तो और टेंशन बढ़ गई, टेंशन में तो फॉगिंग टेस्ट हुआ, बाकी सब कुछ टेस्ट ठीक ठाक रहा। और जितने भी वहाँ पे लड़के थे, जितने लड़के थे सबका सेम प्रोसेस चलता है। सिर्फ टेक्नीशियन के लिए फिजिकली टेस्ट में कम टेस्ट होता है, उनमें पाइल्स नहीं होता है, हाइड्रोसिल लगो नहीं होता है, ईसीजी नहीं होगा, बाकी सब चीज़ होता है। उसके बाद जैसे मुजफ्फरपुर बोर्ड थी, तो मुजफ्फरपुर बोर्ड में आपका एएलपी का अलग दिया था मेडिकल टेस्ट, और टेक्नीशियन का अलग दिया था मेडिकल टेस्ट। देखिए ये डिपेंड, और आपका बोर्ड जो है सो सबको एक साथ ही बुलाया था। ये डिपेंड करता है आपके मेडिकल हॉस्पिटल, जहाँ हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल पर आपका कितना व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था आपके वहाँ पर है, ये डिपेंड करता है। जैसे आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में क्या है कि समस्तीपुर डिवीज़न में उतनी व्यवस्था नहीं है कि A1 स्टैंडर्ड की आंख चेक किया जाए। अच्छा, आपको A1 चेक करवाना है तो आपको दानापुर जाना पड़ेगा, और दानापुर में अच्छे टेक्नोलॉजी होंगी, अच्छे मशीनें होंगी आँख के चेक करने के लिए, A1 स्टैंडर्ड की जांच के लिए, तो वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन हमारे गोरखपुर बोर्ड में 4 जगह मेडिकल हुआ है, एक वाराणसी, एक लखनऊ, गोरखपुर और इज्जतनगर। और इज्जतनगर बहुत दूर है वहाँ से, तो हम लोग को तो एक ही दिन के बाद इज्जतनगर भेज दिया। आज जो वेरिफिकेशन हुआ, कल 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था इज्जतनगर। हाँ, बहुत परेशानी हुई जाने में, रात मतलब रात भर जग के वहाँ गए, इसी वजह से कुछ मेडिकल भी गड़बड़ हुआ A1 के लिए। और वहाँ पे सब व्यवस्था थी, A1 जांच के लिए भी और B2 B1 के लिए भी थी, इसलिए वहाँ पे सबको लिया गया था एक ही बार। अच्छा, जो C1 होगा उनका भी टेक्नीशियन के लिए C1 भी को भी लिया जाता है टेक्नीशियन में? टेक्नीशियन में C1 को लिया जाएगा, बस ध्यान देखना ये होगा कि C1 कैटेगरी, C1 स्टैंडर्ड की जो आँख है उसके लिए कितना पोस्ट आपके बोर्ड में है। अच्छा, क्योंकि ट्रैक पर जो होंगे, ट्रैक पर जो काम टेक्नीशियन जो ट्रैक पर काम करेंगे वो उनके लिए वर्कशॉप से अच्छा आँख होना चाहिए। वर्कशॉप में जो काम करेंगे वो चश्मा लगा के भी कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन जो स्टेशन पर काम करेंगे वो उनसे थोड़ा B2 भी रहेगा तो चलेगा, है ना। तो ये बात इस पर डिपेंड करती है। और रहेगी बात स्टैंडर्ड की, A1 स्टैंडर्ड क्या होता है, 6/6 विदाउट ग्लास, बिना ग्लास का 6/6 होनी चाहिए A1 में। हाँ, कलर विजन नहीं होनी चाहिए, फॉगिंग टेस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए, आँख का डायोप्टर जो है +2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर 2 डायोप्टर तो एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा, उससे कम ही होना चाहिए। और B1 और उसके लिए हाँ, उसके बाद नियर विजन 0.6 तो सबके लिए है, सब स्टैंडर्ड के लिए है। और B1 कैटेगरी में क्या है कि 6/9 ही ऐसे लिया जाता है, लेकिन 6/12 लिखता है और सब, लेकिन 6/9 ही लिया जाता है। 6/9 विद और विदाउट ग्लास लिखा रहेगा, मतलब कि आप चश्मा लगा कर भी अगर 6/9 है फिर भी आप B1 के लिए हैं, बिना चश्मा के भी है फिर भी B1 के लिए है। फॉगिंग टेस्ट उसमें भी होता है, नियर विजन उसमें भी चेक किया जाता है, कलर विजन उसमें भी चेक किया जाता है। B2 में क्या है, 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास, मतलब चश्मा लगा के भी अगर आपका 6/9 6/18 है चलेगा, बिना चश्मा के भी है फिर भी चलेगा। B2 में भी फॉगिंग टेस्ट होता है, कलर विजन टेस्ट होता है, लेकिन C1 में ना फॉगिंग टेस्ट होगा ना कलर विजन चेक होगा। 6/18 6/24 तक उसका वहाँ पे रेंज आता है। और A1 कैटेगरी में सिर्फ A1 नहीं होता है, A1 A2 A3 3 कैटेगरी होता है। अब A1 A2 A3 क्या है, A1 तो हो गया दोनों आँख 6/6 होना चाहिए, दोनों आँख। और A2 क्या है, एक आँख 6/6, एक आँख 6/9 हो गया, तो A2 हो गया। A2 कैटेगरी भी ALP के लिए नहीं है। A2 सिर्फ A1 ही ALP के लिए है। और A3 एक आँख 6/6 होना ही चाहिए, और दूसरा आँख 6/12 भी हो गया तो चलेगा। और C1 जो है, C1 तो समझ लीजिए सबके लिए है, सिर्फ आँख दिखना चाहिए, आँख से दिखाई देना चाहिए,
सबके लिए। जब जब मतलब री मेडिकल दिया पटना बोर्ड, पटना बोर्ड के, हाँ पटना बोर्ड के बारे में पटना बोर्ड री मेडिकल दिया, इसका मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं था कि जैसे मेडिकल स्टार्ट हुआ तो बच्चे का जब A1 फेल होने लगे तब जाके आपका जैसे बोले जो 2-3 मतलब 4 डॉक्टर की कमेटी बैठी और फिर विचार हुआ उस पर जो A1 फेल कर रहे हैं उनका B1 मेडिकल लिया जाए। उस समय लगता है A1 जो फेल किया पटना में उसका मेडिकल नहीं B1 हुआ था, इसीलिए री मेडिकल लेकर के उस सबको फिर से टेक्नीशियन के लिए फिर यही बात है। वहाँ पटना में पटना बोर्ड जो वहाँ पे मेडिकल वहाँ पे जो कराई थी तो लड़के का जिनका A1 के लिए भेजा गया था उनका A1 नहीं होने के बाद उसको फेल कर अनफिट करके भेज दिया। तो फिर बाद में जाकर री मेडिकल के लिए बुलाया कि आप अनफिट नहीं हैं, आपका A1 नहीं है, उसके बिलो आपका चेक किया जाएगा। 3 डॉक्टर कमेटी बैठेगी और हम लोग जैसे मेरा हुआ था तो मेरा 3 डॉक्टर कमेटी उसी टाइम बैठी, 5 दिन टाइम लिए लगा, क्लियर हो गया। और वही डॉक्टर चश्मा बताए थे कि चश्मा आपको लगेगा। मैं बिना चश्मा गया था, बिना चश्मा मेरा सब कुछ था 6/9, तो दिखाई तो देता सब कुछ, लेकिन वहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद बोले चश्मा लगा करके चेक करना है। तो मेरा विदाउट ग्लास 6/12 है, विद ग्लास 6/6 है और मेरा टेक्नीशियन श्योर है कि मैं टेक्नीशियन हो जाएगा। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको रविकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर के हमारे चैनल पर बहुमूल्य समय दिया और हमारे फॉलोवर्स के तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी की तरफ से शुभकामनाएं कि आपका पैनल जब तैयार हो तो आपका भी नाम उसमें हो, नंबर भी आपका अच्छा है। चलिए मेरा बोर्ड अभी गोरखपुर है, वो कट ऑफ जारी कर दी है और 2 कट ऑफ जारी करती है। एक मेन कैंडिडेट के लिए। मेन कैंडिडेट मतलब क्या होता है कि जैसे आपके बोर्ड में जितना सीट है उतना लड़का को ले लिया, उतना लड़का के लिए जो कट ऑफ होती है वो मेन कैंडिडेट का कट ऑफ होता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है एडिशनल क्या होता है और मेन क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है एडिशनल मेन होता है, वही जितना बोर्ड सीट है उतना ही को लिया जाएगा, उतना कट ऑफ जो जारी करेगी वो मेन कैंडिडेट के लिए हो गया। उसके बाद एडिशनल या स्टैंड बाय वेटिंग कहिए, स्टैंड बाय कहिए, या फिर एडिशनल कैंडिडेट का जो होता है उसका अलग से होता है। उसमें जो 1.5 गुना आपको जो रिजल्ट दिया जाता है, कोई भी बोर्ड में तो 1.5 गुना कैंडिडेट पूरे भी नहीं हैं, तो उसमें उसके लिए जो कट ऑफ जारी होती है वो स्टैंड बाय होती है। तो मेरा कट ऑफ मेन कैंडिडेट में मेरा आ गया है, मेन कैंडिडेट में मेरा नंबर है उतना। अच्छा। तो मेरा मेन कैंडिडेट में अगर पैनल जारी होगी तो मेरा पहले ही होगा एडिशनल। चलिए, बहुत सारे लड़के बहुत ही कन्फ्यूजन में थे कि मान लीजिए ALP अगर कोई ALP का जो मेडिकल हुआ तो मेन लिस्ट जो जारी किया गया है तो ALP में अगर मेडिकल में फेल हो रहे हैं तो वो तो टेक्नीशियन में जाएंगे। तो फिर जो लिस्ट जारी किया गया है जितना सीट था उसके अनुसार लिस्ट जारी किया गया तो वो तो फिर टेक्नीशियन में आ रहे हैं। तो फिर पैनल जब जारी होगा तो फिर टेक्नीशियन का कट ऑफ बढ़ेगा भी और फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। देखिए फ़ायदा किनको होगा कि जैसे मान लीजिए ALP वाले को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। मान लीजिए कि ये टेक्नीशियन का ये कैंडिडेट के लिए है और ये ALP के लिए है। आप सपोज कीजिए कि टेक्नीशियन में कोई ALP कोई लड़के हैं जो फेल हो गए, A1 कैटेगरी से फेल हो गए और उनकी कट ऑफ उनकी मार्क्स जो है कट ऑफ के मार्क्स से के बराबर लगा, तो वो सबसे पहले नीचे जाएंगे। और वो जो स्थान खाली हुआ है और जो एडिशनल कैंडिडेट है, एडिशनल कैंडिडेट के जो ALP उनको मौका मिलेगा, अब देखिए जो एडिशनल में थे वो मेन में चले गए और जो मेन में थे वो एडिशनल में आ गए। और उसी तरह से ALP में होगा, जैसे ALP कोई फेल हुआ उसके स्थान उसको मिल जाएगा टेक्नीशियन, तो जो टेक्नीशियन उनको मिलेगा वो ALP का खाली हुआ तो यहाँ से आएंगे। और टेक्नीशियन मतलब कुल मिला के टेक्नीशियन वाले की थोड़ी सी समस्या आ सकती है अगर ALP के स्टूडेंट मेडिकल में ज़्यादा अगर फेल हो रहे, A1 स्टैंडर्ड उनका नहीं आ रहा है तो उनके लिए जो टेक्नीशियन वालों के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ALP का कट ऑफ हर बोर्ड में अधिक है तो टेक्नीशियन का कम है। वो जब भी ALP से मतलब फेल होंगे ALP मेडिकल तो टेक्नीशियन में सिलेक्शन तो उनका पक्का है। लेकिन इस पर ध्यान ये भी रखना होगा कि उनका जो मार्क्स है वो कितना
कट ऑफ से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वहाँ से हटते हैं तो आपका प्रेफरेंस क्या है, ये भी इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर आपका प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस टेक्नीशियन है, तब आप श्योर है कि आपको टेक्नीशियन मिलेगी। अगर आपका सेकंड प्रेफरेंस अगर आपका टेक्नीशियन है, तो आपको जब तक फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को नहीं लिया जाएगा तब तक आपको नहीं लिया जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है। मतलब आपका कटअप जो है, कटअप जो मेन लिस्ट का है, उस कटअप के बराबर आपका नंबर है, लेकिन आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका मतलब आप टेक्नीशियन दे रखे हैं, तो पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो दे रखा है उसको ले लेते हैं। टेक्नीशियन में है आप तो टेक्नीशियन आपका प्रेफरेंस भी है, आप उसके लिए क्वालिफाई भी हैं, तो आप श्योर है कि आपका टेक्नीशियन मिलेगा। लेकिन आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ALP है, तो और सेकंड तो पहले आपका तो ALP चेक किया, इसके बाद प्रेफरेंस के हिसाब से टेक्नीशियन को चेक किया गया टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो आप ALP के लिए अनफिट हो गया। तो ALP का अनफिट हो गया, तो आपका टेक्नीशियन कब मिलेगा? जब आपका नंबर के बराबर अगर किसी का टेक्नीशियन पोस्ट वाले का है, पहले उनको मिलेगा। अच्छा, बराबर होगा तब। हाँ। अगर टेक्नीशियन का जो ऐसे ALP का कटअप तो अधिक है, अधिक है, तो टेक्नीशियन वाले का जो कटअप है वो कम है, तो वो तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा नंबर में है, तो उनको टेक्नीशियन मिलेगा ही ना। टेक्नीशियन जरूर मिलेगा। जो फेल हो गए हैं वो टेंशन मत ले, वो उनको टेक्नीशियन मिल जाएगा। जो ALP में अनफिट है वो टेक्नीशियन मिलेगी। और बस ध्यान रखें कि, और ऐसा मत सोच लीजिए कि अभी आपका हो गया है फिर से मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। आँख पर ध्यान देते रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, जो भी मेरे नए विजिटर हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इस तरह के मैं कई वीडियो आपको दूंगा, जो कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, उसका जो है आपको जवाब दिया जाएगा प्रॉपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।